इस वीडियो में हम बिहेवियरल अप्रोच के बारे में जानेंगे। बिहेवियरल अप्रोच दो लोगों के वजह से जानी जाती है। पहले रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पेवलोव, जिन्होंने कंडीशनड रिफ्लेक्स की खोज की थी, और दूसरे जेबी वॉटसन। इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोला जाता है। बिहेवियरल अप्रोच नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर दोनों के लिए लर्निंग के रोल पर फोकस करता है। लर्निंग के पर्सपेक्टिव से एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण इनएप्रोप्रिएट लर्निंग और मैलडेप्टिव बिहेवियर है। मैलडेप्टिव बिहेवियर का मतलब होता है ऐसे बिहेवियर जो किसी पर्सन को उसके इन्वायरमेंट या सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने से रोकता है। जैसे किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करने के बजाय उसे अनदेखा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम के डर से पढ़ना ही छोड़ देते हैं। एंजाइटी को कम करने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। ये सारे बिहेवियर मैलडेप्टिव बिहेवियर होते हैं और इनको ही एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण माना जाता है। लर्निंग के पर्सपेक्टिव से एबनॉर्मल बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर के जैसे ही सीखा जाता है। इस अप्रोच का मानना है कि बच्चों को हम जैसा ट्रीट करेंगे उनके अंदर वैसा बिहेवियर डेवलप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को हमने उसके फेलियर या कोई गलत व्यवहार पर उसको अपनी मनमर्जी से पनिशमेंट दे दिया, और अगर उसके अच्छे काम के लिए हमने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसको री-अवार्ड नहीं दिया, तो ऐसे में उसके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर डेवलप हो सकती है। और जिनके पेरेंट्स बचपन में अपने बच्चों को अब्यूज़ करते हैं और नेगलेक्ट करते हैं, ऐसे बच्चे अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। उन्हें रियलिटी और फैंटेसी के बीच डिफरेंस करने में डिफ़िकल्टी होती है। बिहेवियरिस्ट जैसे बीएफ स्किनर, जेबी वॉटसन, इनका मानना था कि बिहेवियर जेनेटिक और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट है। मतलब बिहेवियर इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से होती है और ये जेनेटिक होती है। इन्होंने फ्रॉइड की तरह पर्सनल फ्रीडम, चॉइस और सेल्फ डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया था। बिहेवियरिस्ट नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन दोनों तरह की कंडीशनिंग को जिम्मेदार ठहराती हैं। अब जानते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। इसकी खोज रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पेवलोव ने की थी। पहले इसको कंडीशन रिफ्लेक्स कहते थे, अब इसको कंडीशनड रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसकी खोज एक्सीडेंटली हुई थी। जब इवान पेवलोव अपने लेबोरेटरी में डॉग की सलाइवरी रिस्पॉन्स पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब फूड वैन आती है और हॉर्न बजाती है, तो उसकी आवाज़ सुनकर डॉग के मुंह में लार आ जाता है, यानी सलाइवा रिस्पॉन्स करने लगता है डॉग। इसलिए पेवलोव ने एक रिसर्च किया जिसमें देखा गया कि जानवर दूसरे स्टिमुलाई जैसे घंटी की आवाज़ पर सलाइवा रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं करते, अगर हम इसे खाने से जोड़ देते हैं तो। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि डॉग्स घंटियों की आवाज़ पर रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन पेवलोव ने ये गलत साबित कर दिया अपनी रिसर्च से। इन्होंने अपने रिसर्च से ये साबित कर दिया कि हम डॉग्स को ये सिखा सकते हैं कि वो कंडीशनल स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करें, और इसे इन्होंने कंडीशनड रिस्पॉन्स या कंडीशनड रिफ्लेक्स नाम दिया। बेसिकली इनकी थ्योरी ये थी कि इन्होंने
अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को कंडीशनल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे फूड को देख के डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ दिन डॉग को खाना देने से पहले घंटी बजाई और फिर उसको खाना दिया। ऐसा इन्होंने बार बार रिपीट किया। फिर इन्होंने कुछ दिनों बाद देखा कि जब ये घंटी बजाते हैं तो डॉग के मुंह में ऑटोमेटिकली सलाइवा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके बाद खाना आएगा। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको खाना नहीं दिया। फिर भी कुछ दिनों तक उन्होंने ये प्रोसेस रिपीट किया और देखा कि घंटी बजाते ही उसके मुंह में सलाइवा आने लगता है। लेकिन बार बार ये करने से डॉग भी समझ गया कि जब भी घंटी बजेगी तो खाना नहीं आएगा, तो जिससे उसने सलाइवा रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। तो बेसिकली इनका रिसर्च करने का पर्पस यही था कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को इन्होंने कंडीशनल रिस्पॉन्स बना दिया। इनका कहना ये भी था कि जो फोबिया और डर होता है वो भी हम सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन किसी एलिवेटर पर गया और वहाँ पर उसके साथ कोई घटना घट गई, तो इससे उसके मन में एक डर बन गया, फिर ये फोबिया का रूप ले लिया। वो अब एलिवेटर पर चढ़ने से डरता है। इस चीज़ को वॉटसन ने अपनी एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया था कि किस तरह हम क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू डर या फोबिया को एक्वायर कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी ब्रोसली रेनर के साथ मिलकर 11 महीने के बच्चे पर क्लासिकल कंडीशनिंग किया, जिसे हम लिटिल एल्बर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें इन्होंने एक बच्चे के मन में डर पैदा किया। कैसे? इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक बच्चे को वाइट माउस दिखाया। तो शुरुआत में तो वो बच्चा उस चूहे से नहीं डर रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, जब भी वो चूहे को प्रेजेंट करते तो ठीक उसके सर के पीछे एक अनलाइक साउंड क्रिएट करते, किसी चीज़ को बड़े हथौड़े से मारते, जिससे अनवांटेड साउंड क्रिएट होता और बच्चा डर जाता। तो कुछ ऐसे ही इन्होंने बार बार रिपीट किया। फिर थोड़े समय के बाद इन्होंने देखा कि जब भी वाइट चूहे को ये लेके जा रहे थे तो बच्चा डर रहा था। फिर इन्होंने ये भी देखा कि सिर्फ चूहे से नहीं, वाइट कलर की हर ऑब्जेक्ट जो फरी हो उससे ये डर रहा था बच्चा। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही बताया कि जो भी चीज़ है, जो भी बिहेवियर है, वो हम सीखते हैं। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या था? क्लासिकल कंडीशनिंग सिंपल रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेस, जैसे खाने से जुड़ी चीज़ों पर लार टपकाना या किसी चीज़ से डर बैठाना, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जैसे कि स्टडिंग, वर्किंग, सोशलाइजिंग और प्रिपेयरिंग मील्स, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बीएफ स्किनर ने इस तरह के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को ऑपरेंट रिस्पॉन्स कहा, क्योंकि ये इफ़ेक्ट या रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए इन्वायरमेंट पर काम करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्सेज एक्वायर करने के लिए रिजल्ट ज़रूरी है। मतलब कोई काम तभी सीख सकते हैं जब उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो वो चीज़ आप नहीं सीखेंगे। ये बताया था ऑपरेंट कंडीशनिंग में। हम कोई भी चीज़ तभी सीखते हैं जब हमें उसके लिए अवार्ड मिलता है या कुछ उपहार मिलता है। इसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये हमारी अच्छे बिहेवियर को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे अगर
कोई बच्चा क्लास में हाथ खड़ा कर रहा है जवाब देने के लिए और बदले में हम उसको कुछ गिफ्ट दें या उसको अप्रिशिएट करें, तो वो इस आदत को बनाए रखेगा और इम्प्रूव करेगा ताकि हर बार उसकी क्लास में तारीफ हो और उसे री अवार्ड मिले। तो इसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। स्किनर ने 2 तरह के रीइंफोर्समेंट बताए हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है आपको अच्छे काम के लिए या किसी बिहेवियर के लिए री अवार्ड देना। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है आपसे आपकी कोई पसंदीदा चीज़ छीन लेना। जैसे आपने कोई बिहेवियर किया जो अनवांटेड था, तो उसके लिए आपसे आपकी पसंदीदा चीज़ ले ली जाएगी, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या हुआ कि आपको अच्छे काम के लिए कुछ री अवार्ड मिला। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमारी अच्छे बिहेवियर को बढ़ाने में मदद करती है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमारे बिहेवियर को, जो अच्छे बिहेवियर नहीं है, उसको कम करने में मदद करती है। नॉर्मल बिहेवियर में ऐसे रिस्पॉन्सेस शामिल हैं जो हमें रीइंफोर्समेंट की ओर ले जाती है। हम ऐसे बिहेवियर सीखते हैं जो हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या री अवार्ड दे, जैसे फूड, मनी और अप्रूवल। और ये हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को टालने में मदद करती है। अगर हमारी अर्ली लर्निंग इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था जो हमें अपॉर्चुनिटी दे न्यू स्किल्स सीखने की, तो हम रीइंफोर्समेंट पाने के लिए अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे, ना ऐसे स्किल्स सीख पाएंगे जो हमें रीइंफोर्समेंट दिलवाए। फिर ऐसे सिचुएशन में हमारे अंदर सोशल आइसोलेशन और डिप्रेशन पैदा होता है। पनिशमेंट को रीइंफोर्समेंट का दूसरा पहलू माना जाता है। पनिशमेंट को एवर्सिव स्टिमुलस माना जाता है जो बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को कम करने में मदद करती है। पनिशमेंट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे फिजिकल पनिशमेंट, रिमूविंग रीइंफोर्समेंट और पेनल्टी। अब नेक्स्ट है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इस थ्योरी में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एल्बर्ट बंडूरा, जूलियन बी रॉटर और वॉल्टर मिशेल का था। इस थ्योरी का मानना है कि पर्सन का अपने इन्वायरमेंट पर असर पड़ता है और इन्वायरमेंट का पर्सन पर। जैसे एक बच्चा वही सब सीखता है जो वो देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को टीवी या कोई डरावनी फिल्म देखकर डर लग सकता है। इन शॉर्ट, ये थ्योरी लर्निंग के लिए सोचने और देखने की भूमिका को मान्यता देता है। इसे हम मॉडलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है या टेक्निक है जो मैलडेप्टिव बिहेवियर के ट्रीटमेंट में काम आता है, जैसे फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर। इन सबको कम करने में, इन सबको ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ कुछ टेक्निक्स बताए गए हैं, जैसे रिलैक्सेशन थेरेपी। इसमें एंजाइटी को कम करना शामिल है। दूसरा है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें डर को धीरे धीरे कम किया जाता है। तीसरा है मॉडलिंग। इसमें अच्छी आदतों को दिखाया जाता है, गुड बिहेवियर दिखाया जाता है ताकि बच्चे उसको सीखें। फोर्थ है टोकन इकोनॉमी। इसमें अच्छे बिहेवियर के लिए टोकन दिया जाता है, फिर उस टोकन से उनको उनके मन चाहे गिफ्ट दिए जाते हैं। अब इसकी इवैल्यूएशन के बारे में जानते हैं। इस अप्रोच ने
कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद की है, जैसे डर, फोबिया, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, डिप्रेशन। इन टेक्निक्स का यूज़ हम पेरेंट्स को और टीचर्स को बच्चों के लिए कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए ये सिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या थे? बिहेवियरिज्म केवल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर ध्यान देता था, यानी जो हमारी फीलिंग्स है उस पर नहीं। ये अप्रोच कहता है कि हमारा बिहेवियर बाहरी चीज़ों से प्रभावित होता है, लेकिन इसने जेनेटिक्स फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। इन्होंने फ्री विल के कॉन्सेप्ट को भी अनदेखा कर दिया था और इन्होंने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था। और इस अप्रोच ने इंडिविजुअल की एथिकल्स वैल्यू का भी ध्यान नहीं रखा था।